Hi everyone. So today we are starting with a new subject that is derivatives, and with derivatives we are starting with a new chapter that is derivative markets and instruments. डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव इज समथिंग जो कि अपनी वैल्यू को डिराइव करता है फ्रॉम समथिंग एल्स. लेट्स से रिलायंस का शेयर है, लेट्स से एक प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, लेट्स से टेम्परेचर है, एंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन रिलायंस का शेयर, बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन रियल एस्टेट, I want to take some positions which I can't take otherwise. Like let's say I want to go short on Reliance, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, only intraday I can short. लेकिन मुझे अगर 1 month के लिए रिलायंस को शॉर्ट करना, I can't short. So derivative is the solution. Let's say मैं एक कंपनी हूँ जो कि वुलन क्लोथ्स बनाती है. वुलन क्लोथ्स वालों को किस चीज़ का डर है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनकी सेल्स कम हो जाएगी. सो हाउ दे कैन एक्चुअली टेक अ बेट ऑन टेम्परेचर सच दैट कि टेम्परेचर बढ़े तो उन्हें फ़ायदा हो. राइट. सो दैट इज द थिंग विच डेरिवेटिव्स हेल्प्स विद. डेरिवेटिव क्या होते हैं? इट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज़ नॉट समथिंग कि आज हम कर रहे हैं, आज हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक लीगल प्रॉमिस कर रहे हैं. लीगल प्रॉमिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक लीगल प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके हम कुछ करेंगे. अब वो कुछ करेंगे डिपेंड्स ऑन कि कौन से डेरिवेटिव की बात हो रही है. फ्यूचर की बात हो रही है, ऑप्शन की बात हो रही है, स्वैप की बात हो रही है, स्वैप्शन की बात हो रही है, अबाउट ऑल दिस थिंग्स विच डिराइव्स इट्स वैल्यू. जिसकी वैल्यू कहाँ से आती है? फ्रॉम एन एसेट, जैसे मैंने बताया रिलायंस. फ्रॉम अ रेफरेंस रेट, हो सकता है इन्फ्लेशन के ऊपर मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इंडिया विक्स के ऊपर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं लिवर के ऊपर कर रहा हूँ. और इंडेक्स रेट. इंडेक्स रेट का मतलब कि ऑल द निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऑल दिस थिंग्स. फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डिजाइंड फॉर द पर्पस ऑफ बेटिंग, दैट वी वांट टू बेट कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. लेट्स से आई एम एन एयरलाइन कंपनी एंड आई एम fearing that oil prices might shoot up because that's my input cost. So I will enter into a contract, I will bet such that कि ऊपर oil जाए तो मुझे फायदा हो. So don't consider betting as a negative thing. Betting is something I am protecting myself from something. That's known as hedging. I would say the sophisticated term used for like protecting myself from a loss which might incur and I want to protect myself. Technical name is called hedging. Derivatives don't originate in spot market. इक्विटी मार्केट्स अलग हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट अलग है. स्पॉट मार्केट के अंदर डेरिवेटिव नहीं होता. ये दो अलग मार्केट होते हैं, बट इसके जो जन्म होता है, इसका जो ओरिजिनेशन होती है, दैट हैपन्स फ्रॉम द स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट इज अ प्लेस वेयर अंडरलाइंग इज ट्रेडेड. मतलब जिसकी ट्रेडिंग हो रही है, रिलायंस का शेयर, इन्फोसिस का शेयर, विप्रो का शेयर. डेरिवेटिव डोंट ट्रेड इन द स्पॉट मार्केट. ये स्पॉट मार्केट में नहीं होते, बट इनकी वैल्यू, ये ऊपर इसके प्राइस ज़्यादा होगा, कम होगा, वो डिपेंड करता है स्पॉट मार्केट में उस पर्टिकुलर अंडरलाइन का प्राइस क्या चल रहा है. अ म्यूचुअल फंड इज नॉट अ डेरिवेटिव. म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव नहीं है. डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो वैल्यू डिराइव कर रहा है. अब एक निफ्टी का एक म्यूचुअल फंड है और एक निफ्टी है जो चल रहा है. निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी का म्यूचुअल फंड भी ऊपर जा रहा है. आप कहेंगे कि ये तो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है. ये वैल्यू डिराइव नहीं कर रहा है, ये वैल्यू सिर्फ पास ऑन कर रहा है. मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहता हूँ जिससे कि निफ्टी की वैल्यू बढ़े तो इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू गिरे, निफ्टी की वैल्यू गिरे तो इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू बढ़े. दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिटर्न्स. आई डोंट वांट कि जस्ट पास ऑन हो जाए रिटर्न. आई वांट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड इज नॉट अ डेरिवेटिव. यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, एयरलाइन के केस में एक फार्मर है, फार्मर को डर है कि वीट का प्राइस गिर ना जाए, तो वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है सच दैट कि वीट का प्राइस गिरे तो उसे फायदा हो. तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. रिस्क ट्रांसफर होती है फ्रॉम हेजर्स. हेजर्स मतलब जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, टू स्पेक्यूलेटर्स, जिनको लगता है कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्सपर्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट्स में, और उसको लगता है कि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में ये पर्टिकुलर कमोडिटी है, अब ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, तो स्पेक्यूलेटर्स को अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं. द मोस्ट बेसिक डेरिवेटिव इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैं आज प्रॉमिस करता हूं,
मैं आज प्रॉमिस करता हूँ आज से 3 महीने बाद ये आपसे बाय करूँगा, सो आई हैव एंटर्ड अ लॉन्ग फॉरवर्ड। मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे ये 3 महीने बाद सेल करूँगा, दिस इज नोन एज अ शॉर्ट फॉरवर्ड। मैं प्रॉमिस कब कर रहा हूँ? आज। किस रेट पे कर रहा हूँ वो भी आज डिसाइड हो रहा है, होगी कब एग्जीक्यूशन? 3 महीने बाद। अब ये जो हो रहा है, क्या यह स्टॉक मार्केट में हो रहा है? नहीं हो रहा। ये मैंने और आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट किसी एक्सचेंज पे नहीं हो रहा। इट इज़ नोन एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यही कॉन्ट्रैक्ट जब एक एक्सचेंज पे होता है दैट इज नोन एज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ए की पोजीशन क्या है? मतलब लेट्स से ए ने लॉन्ग किया और बी ने शॉर्ट किया है, तो इसके दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। ए हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय द शेयर एट इतना रेट आफ्टर 3 months, कि मैं 3 महीने बाद इस रेट पे ये शेयर ले लूँगा। या फिर ए क्यों बाय करना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है 3 महीने बाद रेट बढ़ जाएगा, तो वो कहता है कि मैं अपसाइड बेटिंग कर रहा हूँ। एंड द ऑपोजिट इंटरप्रिटेशन इज ऑफ मिस्टर बी। 3 महीने बाद लेट्स से 310 का शेयर, ये 310 का शेयर 350 हो गया। सेटलमेंट कैसे होगी? फिजिकल सेटलमेंट होगी या कैश सेटलमेंट होगी? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा? ए जो होगा, ए को बाय करना है, तो बी क्या होगा? मार्केट से आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 350 में बाय करेगा और बी को 310 में देगा, क्योंकि उसने बोला था, उसने प्रॉमिस किया था लीगली कि मैं आपको 310 में दूंगा। और ए मार्केट में जाके उस 310 के शेयर को 350 में मार्केट में सेल कर देगा और 40 रुपीज़ का गेन हो जाएगा। या फिर बी ए को कहता है, भाई देख, तू शेयर, मैं शेयर मार्केट से लूँगा 350 का, फिर तुझे दूंगा, फिर तू जाके मार्केट में बेचेगा। एक काम करना, आपस में डिफरेंस ही एक्सचेंज कर लेते हैं। सो बोथ काइंड ऑफ सेटलमेंट्स आर अलाउड, कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट। और ये क्या होगा वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे होते हैं फॉरवर्ड वाला, तब डिसाइड होता है कि कैश करना है या फिजिकल करना है। इकोनॉमिकली बोथ मेथड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना? दोनों तरह से आपका सेम आंसर आता है। एक शेयर है जो कि 500 का चल रहा है एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। व्हाट शुड बी द 1 year फॉरवर्ड प्राइस? अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आप 500 रुपीज़ का शेयर ले लो, दूसरा ऑप्शन आप इस शेयर के फ्यूचर ले लो, आपको किस में अच्छा लगेगा? फ्यूचर लेने में अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में पैसे नहीं लगते। पैसे नहीं लगते का मतलब यहाँ पे मार्जिन की बात नहीं हो रही। वी आर अज्यूमिंग कि एक HNI क्लाइंट है, एक बहुत ही बड़ा एंटिटी है जिसके पास बहुत सारे एसेट्स ऑलरेडी हैं और वह एसेट्स के अगेंस्ट मार्जिन क्रिएट करके बैठा हुआ है और मार्जिन के अगेंस्ट फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रही है, तो उसकी जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा। एक पर्सन जिसको बोला कि आप 500 रुपये दो और शेयर लो, और दूसरे बंदे को बोला कि आप फ्यूचर ले लो, दोनों का रिजल्ट सेम है, फ्यूचर लो या शेयर लो, फॉरवर्ड लो या शेयर लो। मैं फॉरवर्ड की भी बात कर रहा हूँ। फॉरवर्ड इज समथिंग जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्यूचर इज समथिंग जो एक्सचेंज पे हो रहा है। तो फॉरवर्ड की बात करते हैं। आप ये 500 रुपये का आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज से 3 महीने बाद मैं आपसे ये शेयर लूंगा या दूंगा, तो आज आपकी जेब से कितने पैसे गए? 0 रुपीज़। और अगर आप ये आज शेयर ले लेते, अगर आप आज ये शेयर ले लेते तो उस केस में क्या होता? आपके 500 रुपये लगते। तो आपने फॉरवर्ड बाय करके 6% का इंटरेस्ट सेव किया है। तो एक्चुअल में फॉरवर्ड का प्राइस महंगा चलना चाहिए या सस्ता चलना चाहिए? महंगा चलना चाहिए। रीजन बीइंग, फॉरवर्ड एक फेवरेबल चीज़ है, उसमें आपके पैसे बच रहे हैं। शेयर लोगे तो आप उसमें आपके पैसे लग रहे हैं। तो अच्छी चीज़ के लिए प्राइस तो पे करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ फॉरवर्ड? दैट इज इंटरेस्ट रेट, दैट इज 6%। तो 500 का 6% दैट इज 30 रुपीज़। सो फॉरवर्ड मस्ट बी रनिंग एट 530 रुपीज़। तो कॉन्ट्रैक्ट 530 पे होगा, सच दैट कि किसी को ना फायदा हो, किसी को ना नुकसान हो। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद क्या हुआ? फॉरवर्ड का प्राइस आज के दिन 540 हो गया। लेट्स से इफ फॉरवर्ड प्राइस टुडे इज 540, मेरे हिसाब से 530 रुपीज़ प्राइस होना चाहिए फॉरवर्ड का, लेकिन फॉरवर्ड 540 का चल रहा है। फॉरवर्ड महंगा चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं महंगी चीज़ को बेचूंगा, सस्ती चीज़ को खरीदूंगा। फॉरवर्ड मैंने सेल कर दिया, मेरे पास आज 540 रुपीज़ आ गए, मैंने फॉरवर्ड सेल कर दिया, राइट। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले 500 वाले शेयर को ले लूंगा बोरो करके। मैं 500 के शेयर को ले लूंगा बोरो करके। तो मेरी जेब से आज कितने गए पैसे? मेरी जेब से आज कितने गए पैसे? 0 रुपीज़। मैंने बोरो किए 500 रुपीज़ और वो 500 मैंने लगा दिए शेयर के अंदर, तो आज मेरे पास से 0 रुपीज़ पैसे गए। 1 साल बाद
1 साल बाद क्या होगा, ये पर्टिकुलर शेयर को मैं 540 पे सेल कर सकता हूँ। रीजन बीइंग मैंने शेयर को बाय किया है और फॉरवर्ड को मैंने सेल किया है। तो जब मैं फॉरवर्ड को सेल कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम प्रॉमिसिंग कि आज से 1 साल बाद मैं इसको 540 में सेल करूंगा। मैंने 500 में बाय किया, 540 में सेल किया, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 40 रुपीज़, राइट। अब ये 40 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है, देखो 500 तो आपने बोरोविंग की थी, 500 पे आपने बोरोविंग कॉस्ट आपकी कितनी पड़ी थी, 500 का 6% दैट इज 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ आपकी कॉस्ट पड़ी, तो 10 रुपीज़ आपका फ्री का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। कैसे किया आपने, एक बार एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। आपने शेयर को बाय किया 500 पे और उसी दिन आपने प्रॉमिस कर लिया मैं इस शेयर को 1 साल बाद 540 में सेल करूंगा, तो आपने 40 रुपीज़ लॉक कर लिए। बट ये 40 रुपीज़ लॉक करने के लिए आपने जो 500 का शेयर लिया है उससे आपके 0 पैसे लगे, लेकिन वो आपने बोरो किया तो बोरो की आपकी कॉस्ट लगी, तो नेट में यू सेव्ड 10 रुपीज़ रिस्क फ्री। दिस इज नोन एज एन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज वो होता है जिसमें आपके पैसे नहीं लगते और शॉर्ट पैसे बाद में आते ही आते हैं। दैट इज हेयर 10 रुपीज़ दैट वी रिसीव्ड, राइट। तो आई थिंक विद दिस थिंग वी शुड एंड आर today's discussion and we'll continue in the next topic. Thank you. Bye bye.